साल 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बर्मा की लड़ाई में एक इंडियन सोल्जर को मेडिकल कैंप लाया जाता है। उसके शरीर को जापानी सेना ने 9 गोलियों से छलनी कर दिया था। उस सैनिक की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने भी फिनिश्ड केस कहकर उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था। लेकिन उस सैनिक की अभी भी सांसें चल रही थी। किसी तरह उसकी सर्जरी शुरू हुई। उसके शरीर के कई बॉडी पार्ट्स बुरी तरह डैमेज हो चुके थे। इंटेस्टाइन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे होश में आने में कई घंटे लग गए। लेकिन होश में आने के बाद जब डॉक्टर ने उससे पूछा तुम्हें क्या हो गया था, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कुछ नहीं, किसी गधे ने लात मार दी थी। इतने भयानक दर्द को भी हंसी में उड़ा देने वाले ये ब्रेव सोल्जर कोई और नहीं बल्कि इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, जिन्होंने आगे चलकर अपनी काबिलियत से न केवल इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज और काफी मजबूत किया, बल्कि 1971 की इंडो पाक वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाकर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। उनकी ब्रेवरी की वजह से ही उनका नाम बहादुर पड़ा। लेकिन वो केवल युद्ध के मैदान में ही ब्रेव नहीं थे, बल्कि आम जिंदगी में भी उनका अंदाज बेबाक था। उन्हें ना तो बड़े ओहदे का डर था, ना किसी सत्ता का दबाव। डिफेंस मिनिस्टर हो या खुद प्राइम मिनिस्टर, सैम मानेकशॉ हर किसी से खरी बात कहने की हिम्मत रखते थे। उन्होंने एक बार तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के डायरेक्ट ऑर्डर्स को भरी कैबिनेट के सामने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने अपने पद को भी दांव पर लगाकर हमेशा वही किया जो देश के लिए जरूरी था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी भारत के लिए समर्पित कर दी, उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो क्या, सरकार का एक मंत्री तक नहीं पहुंचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला लड़का भारत का सबसे बहादुर आर्मी ऑफिसर बना? आइए जानते हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी की पूरी कहानी। Sam Manekshaw, also known as Sam Bahadur, had a military career spanning 4 glorious decades. His years of military experience were soon put to test as India decided to help the Mukti Bahini against West Pakistani forces. The Indian army is in Bangladesh, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. On December 16th, Pakistan army surrendered. The war saw more than 90,000 Pakistani soldiers taken prisoners of war. सैम हॉर्मुस जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक पारसी परिवार में हुआ था। सैम मानेकशॉ हॉर्मिस्द मानेकशॉ और हिला मेहता की 5वीं संतान थे। उनके पिता हॉर्मिस्द मानेकशॉ पेशे से एक डॉक्टर थे। सैम ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अमृतसर में हासिल की और आगे की पढ़ाई के लिए नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में एडमिशन लिया। बचपन से ही वो अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे। जब सैम 17 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता से लंदन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनके पिता ने इस रिक्वेस्ट को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि उनकी एज अभी काफी कम है। साथ ही उस समय उनके 2 बड़े भाई ऑलरेडी लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उनके पिता के लिए एक और बच्चे को लंदन भेजना आसान नहीं था। अपने पिता से ना सुनकर सैम मानेकशॉ को काफी बुरा लगा और मजबूरन उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहीं से किस्मत उनकी जिंदगी को एक ऐसी दिशा देने वाली थी जिससे वो एक आर्मी ऑफिसर बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने वाले थे। दरअसल उस दौरान 1932 में जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में भर्ती के लिए एप्लीकेशंस निकाली थी, जिसके जरिए टैलेंटेड इंडियन कैडेट्स को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर भर्ती किया जाना था। सैम मानेकशॉ ने अपने पिता से IMA जाने की इजाजत मांगी, लेकिन इस बार भी उन्हें अपने पिता से ना सुनने को मिला। हालांकि इस बार उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। अपनी मेहनत के दम पर वो न केवल इस एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए IMA के लिए सिलेक्ट हुए, बल्कि उन्होंने इसमें चुने गए 15 कैडेट्स में 6th रैंक भी हासिल की। इसके बाद सैम मानेकशॉ को करीब 3 साल तक IMA में मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई और 1935 में उन्हें रॉयल स्कॉट्स की 2nd बटालियन में अपॉइंट करके ड्यूटी के लिए लाहौर भेज दिया गया। रॉयल स्कॉट्स में करीब 3 साल तक काम करने के बाद उन्हें 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में क्वार्टर मास्टर अपॉइंट करके बर्मा भेज दिया गया। भले ही शुरुआत में सैम डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने जज्बे से सभी सीनियर्स का दिल जीत लिया था। सैम को बर्मा में काम करते हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। इस युद्ध में जापान ने एशिया में एलाइड पावर्स की हालत खराब कर दी थी और चाइना में एलाइड पावर्स को बुरी तरह रौंद कर जापान ने ब्रिटेन को भारत से भी खदेड़ने के लिए बर्मा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे।
1942 तक जापानीज इंपीरियल आर्मी बर्मा में बिलिन रिवर तक पहुंच चुकी थी, जो सितांग से लगभग 48 किलोमीटर साउथ में था। जापानी सेना बड़ी तेजी से सितांग ब्रिज की ओर बढ़ रही थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने सितांग को डिफेंड करने के लिए सैम मानेकशॉ को चुना और उन्हें डबल प्रमोशन देते हुए कैप्टन बना दिया। कैप्टन सैम मानेकशॉ ने अपनी कंपनी के साथ यहाँ पूरी जान झोंक दी। जैसे ही जापानी सेना ने सितांग ब्रिज पर कब्जा करने की कोशिश की, सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में उनकी कंपनी के जवानों ने काउंटर अटैक करते हुए जापानियों को पीछे धकेल दिया और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सितांग ब्रिज को डिफेंड कर लिया गया। लेकिन इस दौरान झाड़ियों से छिपकर एक जापानी सैनिक ने एक के बाद एक पूरी 9 गोलियां सैम मानेकशॉ पर दाग दी। इन गोलियों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया था। वो बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़े। 36 घंटों तक इसी घायल अवस्था में युद्ध के मैदान में रहे और बेहोश हो गए। इसके बाद उनकी बटालियन के एक सिपाही शेर सिंह ने जब उनको इस हालत में देखा तो वो तुरंत सैम को अपने कंधे पर लाद कर वहां से काफी दूर एक मेडिकल कैंप तक लेकर गए। मेडिकल कैंप पहुंचते पहुंचते सैम की हालत काफी खराब हो चुकी थी। पूरा शरीर खून से लथपथ था। उनकी गंभीर चोटों को देखते हुए एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने उन्हें फिनिश्ड केस बताकर उनका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। उस डॉक्टर ने सैम के सर्वाइवल के कम चांसेस को देखते हुए उनके ट्रीटमेंट को वेस्ट ऑफ टाइम माना और युद्ध में घायल हुए दूसरे सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करना बेहतर समझा। क्योंकि बर्मा के युद्ध में सैम ने बेहद शानदार काम किया था, इसलिए उनकी बहादुरी को ऑनर करने के लिए 17th इन्फेंट्री इंडियन डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल डेविड कॉवन खुद उस मेडिकल कैंप में पहुंचे। डेविड कॉवन ने अचेत अवस्था में पड़े सैम के सीने पर कॉमनवेल्थ फोर्सेस को दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड मिलिट्री क्रॉस को पिन कर दिया। यह मिलिट्री क्रॉस युद्ध के मैदान में एक्सीलेंट ब्रेवरी दिखाने वाले सैनिकों को जिंदा रहते हुए दिया जाता था। क्योंकि वहां मौजूद डॉक्टर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स सैम के बचने की आशा छोड़ चुके थे, इसलिए मेजर जनरल डेविड कॉवन चाहते थे कि सैम को यह अवार्ड जीते जी दे दिया जाए। हालांकि इतने बहादुर सिपाही को बिना ट्रीटमेंट के ही मरते हुए छोड़ देना मिलिट्री को मंजूर नहीं था, इसलिए डॉक्टर्स ने सैम का ऑपरेशन शुरू कर दिया। 9 गोलियों ने सैम मानेकशॉ के पेट, इंटेस्टाइन और लंग्स को बुरी तरह डैमेज कर दिया था। इंटेस्टाइन इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी कि उसका एक बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स को उनके शरीर से निकालना पड़ा। कई घंटे तक सैम मौत और जिंदगी के बीच झूलते रहे और आखिरकार उन्हें होश आ गया। कुछ दिन बाद जब सैम मानेकशॉ पूरी तरह से रिकवर हो गए तो उन्होंने फिर से अपना चार्ज संभाल लिया और बेहतरीन काम के चलते पहले वो लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर 1947 में मिलिट्री ऑपरेशंस के ग्रेड 1 जनरल स्टाफ ऑफिसर के पद पर पहुंच गए। 1947 में भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त तो हुआ, लेकिन भारत को 2 हिस्सों में बांटकर एक नया देश पाकिस्तान बना दिया गया। पार्टीशन के दौरान आर्मी का भी बंटवारा किया गया और इस प्रक्रिया में सैम मानेकशॉ की 12th फ्रंटियर फोर्स राइफल्स को ब्रिटिशर्स ने पाकिस्तान को असाइन कर दिया। अब चूंकि उनकी रेजिमेंट पाकिस्तान के हिस्से में थी और सैम मानेकशॉ पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके पास भी अन्य पारसीज की तरह पाकिस्तान में बसने का एक अच्छा अवसर था। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना ने सैम मानेकशॉ को खुद पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, लेकिन सैम का दिल तो सिर्फ भारत के लिए धड़कता था, इसलिए उन्होंने जिन्ना का यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके बाद सैम मानेकशॉ को इंडियन मिलिट्री में पहली पोस्टिंग 8th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट में मिली। सैम मानेकशॉ की पर्सनालिटी इतनी शानदार थी कि वो सेना में बहुत बड़े पद पर रहते हुए भी बिना किसी भेदभाव के सेना के हर ओहदे के सैनिक के टच में रहते थे। उन्हें सबके साथ घुल मिलकर रहना काफी पसंद था। ऐसे ही एक बार वो 8th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट के एक सेंट्री से बात करने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर सेंट्री ने जवाब दिया, हरका बहादुर गुरुंग। इसके बाद सैम मानेकशॉ ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? तब तक सैम मानेकशॉ की बहादुरी के चर्चे फौजियों के बीच काफी पॉपुलर थे, इसलिए सेंट्री ने जवाब दिया, जी आपका नाम सैम बहादुर है। सैम मानेकशॉ ये सुनकर मुस्कुरा दिए। तब से ही सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर के नाम से जाना जाने लगा। सैम मानेकशॉ का उस दौरान एक डायलॉग काफी फेमस था कि अगर कोई ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा रेजिमेंट का सिपाही है। आजादी के बाद कई प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज कराने में भी सैम मानेकशॉ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल उन पर काफी भरोसा करते थे। कश्मीर मर्जर और हैदराबाद एनेक्सेशन के दौरान उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर के रूप में गवर्नमेंट को कई वैल्यूएबल सजेशंस दिए थे। इसके अलावा जब पाकिस्तान के हमले के बाद कश्मीर में सीज फायर लाइन स्थापित करने के लिए दोनों देशों के बीच कराची कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी 3 मिलिट्री ऑफिसर्स को सौंपी थी, जिनमें सैम मानेकशॉ भी शामिल थे।
उनकी वॉर टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग और लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए 1952 में उन्हें कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया गया। 5 साल तक इंडियन आर्मी में कर्नल के पद पर रहते हुए शानदार काम करने के बाद साल 1957 में उन्हें हायर कमांड ट्रेनिंग के लिए इंपीरियल डिफेंस कॉलेज लंदन भेजा गया। 1 साल बाद जब वो इंडिया लौटे तो उन्हें प्रमोट करके मेजर जनरल बना दिया गया। सैम मानेकशॉ न केवल एक बेहतरीन आर्मी ऑफिसर थे बल्कि एक शानदार लीडर भी थे जो खुद से ज्यादा देश के सैनिकों के वेल बीइंग के बारे में सोचते थे। उनका केवल एक ही पर्पस था, देश के लिए सबसे कैपेबल सोल्जर्स तैयार करना। इसे अचीव करने के लिए वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से भी टकराने से नहीं कतराते थे। एक बार उनके डिवीजन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस दौरान डिफेंस मिनिस्टर बीके कृष्ण मेनन ने एक आदेश जारी किया कि इस काम में सोल्जर्स को भी लेबर के साथ लगा दिया जाए। सैम मानेकशॉ को डिफेंस मिनिस्ट्री का अपने सैनिकों के प्रति ऐसा रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि उनके सोल्जर्स देश की रक्षा के लिए ट्रेन किए गए हैं, न कि चीप लेबर की तरह इस्तेमाल होने के लिए। इस जवाब के बाद कृष्ण मेनन की नजर में सैम मानेकशॉ खटकने शुरू हो गए थे। डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन की उस समय आर्मी चीफ जनरल के.एस. थिमैया से भी बिल्कुल नहीं बनती थी। उनके बीच के रिश्ते इतने तनाव भरे थे कि जब भी के.एस. थिमैया को किसी सजेशन की जरूरत पड़ती तो वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन के बजाय प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे। ऐसे में कृष्ण मेनन के.एस. थिमैया को आर्मी चीफ के पद से हटाना चाहते थे। उन्होंने ऐसे ही एक बार बातों ही बातों में सैम मानेकशॉ से पूछा, आप के.एस. थिमैया के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया, मिनिस्टर के.एस. थिमैया मेरे चीफ है और उनके बारे में मैं कोई पर्सनल राय नहीं रखता और न ही ऐसा करना सही होगा। कल को आप मेरे सबऑर्डिनेट से मेरे बारे में भी यही राय पूछेंगे तो इस तरह से पूरी आर्मी का डिसिप्लिन खराब होगा। इसलिए गुजारिश है कि भविष्य में आप इस तरह के सवाल किसी भी आर्मी ऑफिसर से ना करें। सैम मानेकशॉ से ऐसी बातें सुनकर डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन चिढ़ गए और उन्होंने कहा, अंग्रेजों वाली सोच बदलो, मैं चाहूं तो के.एस. थिमैया को हटा भी सकता हूं। सैम मानेकशॉ ने तुरंत जवाब दिया, आप उन्हें बेशक हटा सकते हैं, लेकिन उनके बदले जो अगला चीफ आएगा उसके बारे में भी मेरा यही जवाब होगा। कृष्ण मेनन को सैम मानेकशॉ की ऐसी हाजिर जवाबी बर्दाश्त नहीं हो सकी और वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल B.M. कॉल के साथ मिलकर सैम मानेकशॉ को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी करने लगे। इसके बाद सैम मानेकशॉ के ऊपर 10 चार्जेस लगाए गए। उन पर इंडिया से ज्यादा ब्रिटिश क्वीन के लिए लॉयल होने, आजादी के बाद भी अपने ऑफिस में रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स की फोटो लगाने, पैसों का हेरफेर करने, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने और शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों से अवैध संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस दौरान उन्हें एंटी नेशनल और एंटी हिंदू भी कहा गया। इसके बाद सैम के ऊपर लगे इन सभी गंभीर आरोपों की जांच के लिए मिलिट्री ऑफिसर्स की एक कमेटी बनाई गई। जिस समय इंडियन आर्मी में ये सब हो रहा था उसी समय 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। अचानक हुए चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन के कारण भारतीय सेना बैकफुट पर आ गई। डिफेंस मिनिस्टर की नेगेटिव अप्रोच की वजह से पहले ही आर्मी का मोराल गिरा हुआ था। कोर्ट प्रोसीडिंग के चलते सैम मानेकशॉ इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे। आगे जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने सैम मानेकशॉ के ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया और उन्हें क्लीन चिट दे दी। तब तक चाइना के साथ युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया था। भारत युद्ध हार रहा था और ऐसे में जब मामला हाथ से निकल चुका था तब जवाहरलाल नेहरू ने सैम मानेकशॉ को बुलाकर उनकी लॉयल्टी की खूब प्रशंसा की। इसके बाद उनको प्रमोट करके लेफ्टिनेंट जनरल का पद दिया गया और मोर्चा संभालने के लिए अरुणाचल प्रदेश भेज दिया गया। वहां पहुंचते ही सैम मानेकशॉ ने निराश सैनिकों को मोटिवेट करना शुरू किया। उन्होंने सैनिकों में जोश भरते हुए कहा कि बिना रिटर्न ऑर्डर के कोई भी सैनिक मोर्चा नहीं छोड़ेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे रहते कभी भी ऐसे ऑर्डर इशू होने की नौबत नहीं आएगी। उनका करेज उनके बटालियन के सैनिकों में भी रिफ्लेक्ट होता था। उनके इस ऐलान के बाद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ लड़ते हुए चीनी सैनिकों के अरुणाचल की ओर बढ़ते कदम पर ब्रेक लगा दी। हालांकि इस युद्ध में भारत पहले ही काफी पिछड़ चुका था, इसलिए भारत को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद जब सरकार ने हार के कारणों की समीक्षा की तो इसके लिए सबसे ज्यादा डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन को जिम्मेदार माना गया और उनसे डिफेंस मिनिस्ट्री छीन ली गई। इसके बाद वक्त के पन्ने पलटते गए और सैम मानेकशॉ सेना में अपने पद पर रहते हुए बेहतरीन काम करते रहे। जब साल 1969 आया तो उनके विजन और ब्रेवरी के चलते उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना दिया गया, जिससे पूरी इंडियन आर्मी की कमान उनके हाथों में आ गई। इसके बाद उन्होंने इंडियन आर्मी को बेटर शेप देना शुरू किया और कुछ ही समय में अपनी सूझबूझ से उसे बेहद मजबूत बना दिया। सैम मानेकशॉ को लोग यूं ही सैम बहादुर नहीं कहते थे। उन्होंने अपनी ब्रेवरी और आउटस्पोकन बिहेवियर से इसे साबित भी किया था। गलत को गलत कहने में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया,
चाहे सामने हायर रैंक का ऑफिसर हो, कोई मिनिस्टर हो या फिर खुद प्राइम मिनिस्टर, वो बिना झिझक के अपनी बात रखने में विश्वास रखते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तब देखने को मिली जब साल 1971 में वेस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर ईस्ट पाकिस्तान से लाखों लोग भागकर भारत में शरण लेने लगे थे और जल्द ही रेफ्यूजीज की संख्या मिलियंस में पहुंच गई थी, जिसने भारत सरकार को काफी चिंता में डाल दिया। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इसका केवल एक ही समाधान नजर आ रहा था कि वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए ताकि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका अधिकार मिल सके। इसी की चर्चा के लिए अप्रैल 1971 में उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसका हिस्सा बड़े बड़े मंत्रियों के साथ साथ आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ भी बने। मीटिंग में पहुंचते ही इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा, ईस्ट पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले रेफ्यूजीज से देश की स्थिति काफी खराब होती जा रही है, आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? इस पर सैम मानेकशॉ ने बेबाकी से कहा कि इस मैटर में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर इंदिरा गांधी गुस्से से भर गई और तमतमाते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर अटैक करके इस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करे। इस पर सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को जवाब देते हुए कहा कि उनकी सेना इस जंग के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर युद्ध करने में जल्दी की गई तो यकीनन भारत ये युद्ध हार जाएगा। आर्मी चीफ द्वारा सभी के सामने प्रधानमंत्री को इतनी खरी बात कहने से पूरा कमरा सन्न पड़ गया। उनके इस जवाब से सब खामोश थे। इससे पहले कि इंदिरा गांधी भी कुछ बोल पाती, सैम मानेकशॉ ने इसके पीछे के कारणों को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह अप्रैल के महीने में पाकिस्तान पर अटैक करना इंडियन आर्मी की बड़ी भूल साबित हो सकती है। उस समय तक नदन हिमालयन में स्नो मेल्ट हो चुकी थी, जिससे वहां के सभी पासेस और रूट्स खुल चुके थे। ऐसे में अगर इंडिया पाकिस्तान से उलझता तो चाइना इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से भारत पर अटैक कर सकता था, जिससे इंडियन आर्मी को एक साथ दो फ्रंट्स पर वॉर लड़ना पड़ता। बात को आगे बढ़ाते हुए सैम मानेकशॉ ने एक और पॉइंट सामने रखा कि अप्रैल में देश भर में खरीफ क्रॉप्स की कटाई का समय होता है और कटाई के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन देश के कई हिस्सों में किया जाता है। युद्ध की स्थिति में हजारों ट्रक्स और कई ट्रेन्स को युद्ध में एंगेज करना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन रूट्स भी बंद हो सकते हैं। इसका सीधा असर फूड ग्रेन सप्लाई पर पड़ेगा, जिससे देश को ग्रेट फेमाइन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर युद्ध जून और जुलाई तक खिंच जाता है तो उस दौरान ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून की स्थिति होने से इंडियन आर्मी के टैंक्स कीचड़ में फंस जाएंगे और सेना अपनी स्पीड एंड मोबिलिटी खो बैठेगी। एयरफोर्स को भी इस मौसम में ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी। इसके बाद सैम मानेकशॉ ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनके आर्मर डिवीजन के 189 टैंक्स में से केवल 11 टैंक्स ही ऑपरेशनल है, जो युद्ध के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है और इसलिए इस समय भारत को वॉर इनिशिएट नहीं करना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से पूछा, पीएम मैडम, क्या आप अब भी इस युद्ध का ऑर्डर देना चाहती है? सैम मानेकशॉ की इस दूरदर्शी सोच ने वहां मौजूद सभी आला मंत्रियों को खामोश कर दिया था। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और इंदिरा गांधी ने उसी समय कैबिनेट मीटिंग खत्म कर दी। सभी लोगों के साथ जब सैम मानेकशॉ भी उठकर जाने लगे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें रुकने को कहा। सैम मानेकशॉ को लगा कि इंदिरा गांधी उनकी कही बातों के कारण गुस्से में है और उनसे रिजाइन चाहती है, इसलिए उन्होंने बड़ी निडरता से कहा कि आप मेरा रेजिग्नेशन हेल्थ, मेंटल या फिजिकल किस ग्राउंड पर लेना पसंद करेंगी। इस पर इंदिरा गांधी ने सिर्फ इतना पूछा कि आपने जो कुछ भी कहा क्या वो बिल्कुल सच है? इस पर सैम मानेकशॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा काम देश के लिए जंग लड़ना और उसे जीतना है, इसलिए मैंने आपको सच्चाई से रूबरू करवाया है। इसके बाद सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से वादा किया कि अगर उन्हें फ्री हैंड दिया जाए और युद्ध की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिले तो वो वक्त आने पर पाकिस्तान को 1 महीने से भी कम समय में घुटनों पर ला देंगे। इंदिरा गांधी बस यही सुनना चाहती थी। उन्होंने तुरंत सैम मानेकशॉ को उनके हिसाब से चलने की मंजूरी दे दी। इसके बाद सैम मानेकशॉ कई महीनों तक इस युद्ध की तैयारियों में जुटे रहे। चूंकि ये लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान की आजादी की थी, इसलिए सैम ने वहां की मुक्ति बाहिनी के फाइटर्स को भी ट्रेन करना शुरू किया और कुछ ही वक्त में उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन इंदिरा गांधी ने मजाकिया लहजे में सैम मानेकशॉ से पूछा, क्या इस बार आप युद्ध के लिए तैयार है? तो सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। भारत चूंकि ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं और मुक्ति बाहिनी की मदद कर रहा था, इसलिए भारत की इस दखलंदाजी से पाकिस्तान अपना आपा खो बैठा और पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला कर दिया। इंडियन आर्मी सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया।
सैम मानेकशॉ की शानदार वॉर स्ट्रैटेजी और बेटर प्रिपरेशन के कारण पाकिस्तानी आर्मी किसी भी मोर्चे पर इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाई और मात्र 13 दिनों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ लगातार पाकिस्तानी आर्मी को रेडियो पर संदेश भेजकर धमकियां देते रहे कि या तो भारत के आगे घुटने टेक दो या फिर भारत के हाथों अपना नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने ये भी कहा कि सरेंडर करने में कोई बुराई नहीं है, अगर पाकिस्तानी सैनिक हार मान लेते हैं तो भारत उनके साथ अच्छे से पेश आएगा। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह सैम मानेकशॉ ने कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया था। सैम मानेकशॉ न केवल जंग के मैदान में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, बल्कि आम जिंदगी में मजाकिया लहजे और हाजिर जवाबी के लिए भी उनको जाना जाता था। उनका एक पॉपुलर किस्सा 1971 की जंग से भी जुड़ा है। दरअसल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, उससे पहले सैम मानेकशॉ और 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे याह्या खान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। बंटवारे से पहले याह्या खान ने सैम मानेकशॉ से एक अमेरिकन मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीदी थी, लेकिन कभी उसका दाम नहीं चुकाया था। 1971 के युद्ध में जब सैम मानेकशॉ की बेहतरीन वॉर स्ट्रैटेजी के चलते पाकिस्तान को भारत से हार मिली और उससे ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तब सैम मानेकशॉ ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा था कि आज सही मायने में याह्या खान ने मेरी मोटरसाइकिल का दाम चुकाया है, वो भी अपना आधा मुल्क देकर। मजाकिया अंदाज से इतर सैम मानेकशॉ काफी उसूलों वाले इंसान भी थे। उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी फौजियों से सरेंडर करने के बदले उनके साथ सही व्यवहार का वादा किया था, उन्होंने उसे बड़ी ईमानदारी से निभाया। युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को भारत के प्रिजन कैंप्स में रखा गया था। सैम मानेकशॉ खुद इन कैंप्स में जाते और पाकिस्तानी प्रिजनर्स से मुलाकात कर उनकी रहने और खाने की व्यवस्था का खास ख्याल रखते थे। इसी दौरान एक बार जब सैम मानेकशॉ ने एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उसका हालचाल पूछा तो वह लगभग रोते हुए बोला, एक आप है जो हमसे इतने प्यार से मिल रहे हैं, हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, और एक हमारी सेना के जनरल थे जो कभी हम सैनिकों से इस तरह रूबरू होकर बात नहीं करते थे। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनके इस तरह के सम्मानजनक व्यवहार की वजह से काफी इंडियन मिनिस्टर्स उनके खिलाफ भी हो गए थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कैबिनेट में सैम मानेकशॉ के खिलाफ आवाजें उठने लगी। कैबिनेट के कुछ सदस्यों का कहना था कि सैम मानेकशॉ पाकिस्तान के सरेंडर किए हुए सैनिकों का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे कि वो उनके दामाद हो। हालांकि इस तरह की बातों से सैम मानेकशॉ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सरेंडर किए गए पाकिस्तानी फौजियों के साथ अच्छे से पेश आकर पूरी दुनिया की फौजों के आगे एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। इसी दौरान उन्हें किसी काम से पाकिस्तान की राजधानी लाहौर जाना पड़ा। उस समय पाकिस्तान में अफवाह फैली हुई थी कि भारत में पाकिस्तानी कैदियों को ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता है। लेकिन सब हैरान तब हो गए जब सैम मानेकशॉ के लाहौर पहुंचने पर वहां के गवर्नर के एक स्टाफ मेंबर ने अपनी पगड़ी उतारकर सैम के पैरों में रख दी और भावुक होकर कहा कि मेरे 5 बेटे भारत की जेल में कैद है, लेकिन वहां उनके साथ बहुत इज्जत से व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें पढ़ने के लिए कुरान तक दी जा रही है। मेरे बेटे मुझे खत लिखकर वहां की पूरी स्थिति बताते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं किसी ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं कर सकता जो ये कहे कि इंडियंस खराब होते हैं। इसके बाद 1972 में सैम मानेकशॉ नेपाल दौरे पर गए। नेपाल के राजा महेंद्र ने सैम मानेकशॉ को ऑनरी जनरल ऑफ द रॉयल नेपाल आर्मी की उपाधि और एक तलवार देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद से ही भारत और नेपाल में एक दूसरे के आर्मी चीफ को ऑनरी जनरल की उपाधि देने की परंपरा शुरू हो गई। इसी दौरान एक बार अफवाह फैली कि सैम मानेकशॉ देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसी को लेकर इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर इस अफवाह पर सफाई मांगी तो सैम मानेकशॉ ने सिर्फ इतना कहा, स्वीटी, जब तक आप मेरे काम में दखल नहीं देंगी तो मैं भी आपके काम में नाक नहीं अड़ाऊंगा। सैम मानेकशॉ के इस अंदाज से एक बार फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। इंडियन आर्मी में सैम मानेकशॉ के महान योगदान के लिए 1972 में उनको देश के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जून 1972 में वो एक्टिव सर्विस से रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनके टर्म को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। उनके रिटायरमेंट से केवल 14 दिन पहले 1 जनवरी 1973 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें एक और प्रमोशन देते हुए देश का पहला फील्ड मार्शल अपॉइंट किया। इसके बाद 15 जनवरी 1973 को सैम मानेकशॉ के करीब
40 साल लंबे मिलिट्री करियर का अंत हो गया और वो एक्टिव सर्विस से रिटायर हो गए। यूं तो सैम मानेकशॉ की बहादुरी और हाजिर जवाबी से देश को काफी फायदा हुआ, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि वो जोश में ऐसे जवाब भी दे देते थे जिससे उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे ही एक बार 1971 की वॉर के बाद एक वुमेन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि अगर वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले जाते और पाकिस्तानी आर्मी को लीड कर रहे होते तो 1971 की जंग कौन जीतता। इस पर मानेकशॉ ने जवाब देते हुए कहा कि फिर तो जरूर पाकिस्तान इस जंग को जीतता। उनके इस बयान ने काफी लोगों को गुस्सा कर दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनके इस कमेंट से काफी नाराज हुई थी। ये शायद उनके बेबाक बात कहने का अंदाज था या फिर ना जाने क्या कारण था, सैम मानेकशॉ को बाद में काफी कुछ भुगतना पड़ा। दरअसल फील्ड मार्शल के पद पर रहने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता और इस पद पर जीवन भर बना रहता है। इस दौरान उसे फुल सैलरी भी दी जाती है, लेकिन सैम मानेकशॉ के जीवन के अंतिम दिनों में गवर्नमेंट ने उनके साथ काफी भेदभाव किया। गवर्नमेंट ने सैम मानेकशॉ को इस पद पर मिलने वाली सुविधाएं प्रदान नहीं की। उन्हें फील्ड मार्शल की पोजीशन के हिसाब से सैलरी भी नहीं दी गई। ये एक महान आर्मी ऑफिसर के साथ अन्याय था। जब इस मुद्दे पर काफी आलोचना हुई तो 2007 में तत्कालीन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने सैम मानेकशॉ से मुलाकात की और कई सालों से पेंडिंग सैलरी के रूप में उन्हें 1,30,00,000 रुपए का चेक दिया। सैम मानेकशॉ को कभी उस सम्मान से दूर रखा गया जिसके वो हकदार थे, तो कभी उनके ऊपर भरपूर कीचड़ उछाली गई। मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे गौहर खान ने सैम मानेकशॉ पर 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान इंडियन वॉर प्लान की डिटेल्स को 20,000 रुपए में पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगाया। हालांकि इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने इस आरोप को फॉल्स और मिसलीडिंग बताकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। समय समय पर देश में भी उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन सैम मानेकशॉ ने हमेशा इनका सामना हंसकर किया। जिंदगी ने जब उन्हें उनके अंतिम समय में लाकर खड़ा किया, तब भी 94 साल के सैम मानेकशॉ का वही जवानी भरा अंदाज था। उन्होंने जब 27 जून 2008 को दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी जुबान पर आखिरी शब्द थे आई एम ओके। सबसे अफसोस की बात यह थी कि इंडियन आर्मी को बेमिसाल मजबूती और देश को 1971 जैसी जीती हुई जंग देने वाले महान आर्मी ऑफिसर सैम मानेकशॉ को न केवल जीते जी बल्कि उनकी डेथ के बाद भी सरकार ने उन्हें वो ऑनर नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उनके अंतिम संस्कार में ना तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पहुंचे, ना प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल और ना ही डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े ऑफिसर की अंतिम यात्रा में देश के एक भी मिनिस्टर ने शामिल होना जरूरी नहीं समझा। साल 2023 में जब उनके जीवन पर सैम बहादुर नाम से फिल्म बनी, तब पहली बार देश की बड़ी आबादी को इतने महान आर्मी ऑफिसर के बारे में पता चला।